हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ नए प्रश्न जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। यानी अब्दुल रहमान या इन्हीं का नाम है अदहमाड, इन्हीं को कहा जाता है। तो इनको हिंदी का जो प्रथम कवि किसने माना है, तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। दूसरा प्रश्न इसमें है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। देखिए, जो हिंदी साहित्य की भूमिका है यह रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और उन्होंने इस रचना को 1940 ईस्वी में रचा था। और इनकी दो और प्रमुख पुस्तक है जो वो भी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। एक पुस्तक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो सन 1952 में आई थी, और एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कहीं कहीं 1952 और कहीं 1953 इसका रचनाकाल माना जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तीसरा जो प्रश्न है वो है कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो देखिए, जो शालिभद्र सूरी हैं उनको हिंदी का प्रथम कवि माने हैं गणपत चंद्र गुप्त। अब जो गणपति चंद्र गुप्त हैं, इनकी जो इतिहास की जो पुस्तक थी उसका नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ये इतिहास ग्रंथ था। और इसके दो भाग थे। इसका जो प्रथम भाग था वो सन 1964 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1965 में प्रकाशित हुआ। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। इसमें अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि नागरी प्रचारी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को कितने खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। देखिए, अगर प्रश्न ये आएगा कि कितने खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, तो हम कहेंगे 18 खंडों में। लेकिन जो नागरी प्रचारी सभा काशी है उसके द्वारा प्रकाशित इतिहास ग्रंथ जो है वो आज अभी तक सिर्फ 16 खंड ही प्रकाशित हुए हैं। तो प्रश्न अलग है दोनों। यदि पूछेगा कितने जो साहित्य के खंड की योजना बनाई थी, तो योजना तो उन्होंने 18 खंड प्रकाशित करने की बनाई थी, लेकिन अभी तक जो प्रकाशित है सिर्फ और सिर्फ 16 खंड प्रकाशित हुए हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न इसमें है पांचवा, इतिहास और आलोचना किसकी रचना है। देखिए, इतिहास और आलोचना यह रचना है डॉक्टर नामवर सिंह की, और यह रचना डॉक्टर नामवर सिंह ने सन 1956 में लिखा था या रचा था। इसमें अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास यह रचना है रामस्वरूप चतुर्वेदी की, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसकी रचना की थी 1986 ईस्वी में। साथ ही साथ हम लोग 2-3 प्रश्न और ध्यान में रखेंगे। जैसे एक प्रश्न ये आता है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है, तो वो रचना है सुमन राजे की, जो सन 2003 में आई थी। और एक पुस्तक ये है जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह का है, जो 1996 में आई थी। और आप सभी लोग जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1929 है, इसको आप सभी लोग जानते ही हैं। तो हम लोग आगे चलेंगे। अगला प्रश्न इसमें है सातवां प्रश्न ये है। सातवां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा कितनी बताई है। तो देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने आदिकाल की समय सीमा 1050 से लेकर 1375 तक बताई है। ये शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा बताई है। अब हम लोग आगे चलेंगे। यदि आदिकाल की समय सीमा ईस्वी में बात करेगा, तो जब हम 1050 से 57 वर्ष घटाएंगे तो 993 ईस्वी, और जब 1375 में 57 घटाएंगे तो 1318 ईस्वी आएगा। यानी यदि विक्रम संवत में पूछेगा तो 1050 से 1375 बताएंगे, और यदि ईस्वी में पूछेगा तो 993 से 1318 ईस्वी बताएंगे। आठवां प्रश्न इसमें है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। देखिए, जो आदिकाल है उसके नामकरण के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किए हैं। तो जो राहुल संकृतायन है उन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। यदि चारण काल की बात करेगा तो ग्रियर्सन ने कहा है, और जो शुक्ल जी हैं उन्होंने वीरगाथा काल कहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे तो उन्होंने बीजवपन काल कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है।
अब इसके आगे हम लोग 9वां प्रश्न इसमें है कि आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। देखिए, जो आधार काल है वो कहे हैं मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने, यानी इन दोनों ने आदिकाल को आधार काल की संज्ञा दी है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न है, शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल कितने पुस्तकों के आधार पर रखा है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि जो आदिकाल का नामकरण है शुक्ल जी ने कितने ग्रंथों या कितने पुस्तकों के आधार पर किया है, तो उन्होंने 12 पुस्तकों के आधार पर किया था। अब ये पॉइंट और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो 12 पुस्तकें थीं उनमें से साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 थी, यानी साहित्यिक पुस्तकें 4 थीं और जो देश काल की जो काव्य की रचना थी वो 8 पुस्तकें थी। इस तरह उन्होंने 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। अब जो साहित्यिक पुस्तकें जो 4 थी उसको आप याद रखिएगा, जैसे मैं बता दे रहा हूँ। पहली पुस्तक थी विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 4 थी साहित्यिक पुस्तकें थीं। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 11वां है कि शुक्ल जी ने किस साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य की परिधि से बाहर रखा है। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पिछली बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि शुक्ल जी ने किस साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य की परिधि से बाहर रखा है, तो सिद्धनाथ साहित्य को। ठीक, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है। अभी हमने पीछे बताया कि जो आदिकाल है उसको बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है 13वां कि सिद्धों की संख्या कितनी है। तो जो सिद्ध हैं उनकी संख्या मानी गई है 84 सिद्ध, यानी जो 84 सिद्ध मानी गई है। अगला प्रश्न इसमें है 14वां, प्रथम सिद्ध कवि कौन है। तो देखिए, जो प्रथम सिद्ध हैं वो हैं शरपा, यानी जो शरपा को प्रथम सिद्ध माना गया है। और जो 15वां प्रश्न है कि अंतिम सिद्ध कवि कौन है। तो अंतिम सिद्ध जो कवि थे वो हैं मत्स्येंद्रनाथ, यानी जो मत्स्येंद्रनाथ हैं इन्हें अंतिम सिद्ध कवि माना गया है। अगला प्रश्न इसमें है 16वां, सिद्धों में योगिनियों की संख्या कितनी है। जो देखिए, जो सिद्ध थे उनके में जो योगिनियाँ मतलब जो स्त्री थी वो कितनी थी, तो उनकी संख्या 4 थी और उनका नाम मैं बता रहा हूँ कौन कौन थी। तो देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए लक्ष्मीकला, मणिभद्रा, मेखलाफा और कनकलाफा, यानी ये 4 जो थी वो स्त्रियाँ थीं। ठीक, मणिभद्रा, मेखलाफा, कनकलाफा और लक्ष्मीकला, ये 4 थी स्त्रियाँ थीं। 17वां प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य का पता सबसे पहले किसने लगाया। देखिए, जो सिद्ध साहित्य है इसका पता सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने लगाया और उन्होंने जो कब लगाया, तो उन्होंने सन 1907 ईस्वी में नेपाल से जो एक पुस्तक प्राप्त की थी उसी के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य का जो सिद्ध साहित्य है उसका पता लगाया था। अगला प्रश्न इसमें है 18वां कि हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है। देखिए, जो हरप्रसाद शास्त्री हैं उन्होंने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा कहा है। अब आलो अंधारी जो है इसका अर्थ होता है अंधेरे में उजाला, यानी अंधेरे में उजाला की भाषा इन्होंने कहा है सिद्धों की भाषा को। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे 19वां प्रश्न है कि सिद्धों के पतन का मुख्य कारण क्या था। देखिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो सिद्ध थे उनके पतन का सबसे मुख्य कारण क्या था, तो वामाचार पद्धति थी। वाम आचार से मिलकर ये शब्द बना है वामाचार, जिसका अर्थ क्या होता है उल्टा व्यवहार या आचरण, यानी ये लोग उल्टा आचरण रखते थे। ठीक, अब हम लोग 20वां प्रश्न देखेंगे कि सिद्ध साहित्य में शिव शक्ति की किस रूप में उपासना की जाती थी। तो जो देखिए, जो सिद्ध साहित्य है इसमें शिव की युगल रूप में उपासना की जाती थी और जो नाथ साहित्य है उसमें शिव की एकल रूप में उपासना की जाती थी। अगला प्रश्न इसमें है 21वां प्रश्न है कि हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की वाणियों का संकलन किस भाषा से किस नाम से प्रकाशित करा है। देखिए, जो हरप्रसाद शास्त्री हैं उन्होंने सिद्धों की वाणियों का प्रकाशन जो है बौद्ध गान वो दोहा नाम से कराया और भाषा की बात करेंगे तो उन्होंने इसे बांग्लाक्षरों में प्रकाशित करवाया था। अब हम लोग आगे चलेंगे। ये 22वां प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय, पतन से त्रस्त होकर इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया, ऐसा कहना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यानी उन्होंने कहा कि जो तत्कालीन नरेश थी कि स्वेच्छाचारिता, पराजय और पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, कौन, जनता, और उसके लिए इन जो सिद्धों की जो वाणी है उन्होंने किसका काम किया, संजीवनी बूटी का काम किया। तो ऐसा मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
23वां प्रश्न इसमें है कि सरहपा का समय माना जाता है। देखिए जो सरहपा है उनका समय 769 ईस्वी माना जाता है, जो कि क्या है, सर्वमान्य मत है। और यह मत किसका है, तो राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन जो है उन्होंने सिद्धों पर बहुत कार्य किए हैं, तो उनके हिसाब से सन 769 ईस्वी सिद्धों जो सरहपा है उनका सर्वमान्य समय माना जाता है। और सरहपा क्या थे, ये जाति से ब्राह्मण थे और इनका कार्य क्षेत्र क्या था, नालंदा था। यदि सरहपा, चलिए आगे प्रश्न है इसमें 24वां प्रश्न है, राहुल भद्र के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो सरहपा को राहुल भद्र के नाम से जाना जाता है। इनके और भी अनेक नाम हैं, जैसे सरोज वज्र, पद्मव्रज और सरोरु, ये भी सरहपा के ही उपनाम हैं। आगे प्रश्न इसमें है 25वां प्रश्न है कि हिंदी में दोहा, चौपाई व कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी में दोहा, चौपाई और कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम कवि कौन है, तो वो प्रथम कवि हैं सरहपा। इन्होंने सर्वप्रथम दोहा, चौपाई और कड़वक शैली का प्रयोग किया। 26वां प्रश्न है कि 84 सिद्धों में कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध कौन है। तो देखिए जो 84 सिद्ध थे उनमें कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध अगर कोई है तो वो है सरहपा। 27वां प्रश्न है कि साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो ये स्थान है लुइपा का। यानी जो लुइपा है इनका स्थान साधना की दृष्टि से सर्वाधिक ऊंचा माना गया है। इनकी रचना है बुद्धोदय लुइपाक गीतिका। और जो लुइपा हैं इनके गुरु थे कौन, शबरपा। और इनका जो समय माना जाता है वो 773 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। 28वां प्रश्न है कि सिद्धों में सर्वाधिक रचनाएं किसकी हैं। देखिए जो सिद्ध हैं उनमें यदि सर्वाधिक रचना की बात करेंगे तो वो रचना है कड़हपा की, जिन्होंने 74 रचनाएं रची हैं। और जो कड़हपा थे ये जो है राजा देवपाल के समकालीन थे। 29वां प्रश्न है कि किसने साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक एवं उसके मंत्री उनके शिष्य बन गए थे, तो ये लुइपा के थे। यानी जो उस समय जो वहाँ के उड़ीसा के तत्कालीन शासक थे, यानी जो शासक थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था दारिकपा। और जो उनके मंत्री थे जिनका नाम था डेंगीपा, ये जो उनके शिष्य बन गए थे किसके, लुइपा के। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो है किसकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के शासक एवं उसके मंत्री शिष्य बन गए थे, तो लुइपा के। 30वां और अंतिम प्रश्न है सरहपा, लुइपा और शबरपा किसके समकालीन थे। देखिए जो सरहपा, लुइपा और शबरपा हैं ये तीनों राजा धर्मपाल के समकालीन थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 30 प्रश्न समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।